हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल मेरी उड़ान पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटर कल्चर ऑपरेशन पैडी कल्टीवेशन। तो यहाँ पे इंटर कल्चर ऑपरेशन की बात हो रही है, तो ये +2 के लिए बात हो रही है। जो ये दूसरी यूनिट है ये +2 कक्षा के लिए है, ध्यान रखना, +2 के लिए। और ये यूनिट कंप्लीट यूनिट है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। यूनिट का नाम है इंटर कल्चर ऑपरेशन इन पैडी। पैडी होता है धान। तो यहाँ पे देखो, इंटर कल्चर ऑपरेशन ड्यूरिंग सोविंग एंड प्लांटिंग और इंटर कल्चर ऑपरेशन ड्यूरिंग वीडिंग। देखो, इंटर कल्चर ऑपरेशन करना है वो सोविंग से लेके वीड प्लांटिंग तक, और उसके बाद जो वीडिंग के लिए उसके लिए इंटर कल्चर ऑपरेशन करने हैं। तो देखो, इंटर कल्चर है, इसका मतलब क्या होता है? इंटर कल्चर आंतरिक सस्य है। तो फसल में की जाने वाली आंतरिक सस्य क्रियाएं जैसे वीडिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मल्चिंग ईटीसी, इन क्रियाओं को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण इंटरकल्चर इक्विपमेंट कहलाते हैं। यहाँ पे दो परिभाषाएं होगी एक साथ में, नंबर 1 इंटरकल्चर और नंबर 2 इंटरकल्चर इक्विपमेंट। इंटरकल्चर क्या होता है? फसल में की जाने वाली आंतरिक सस्य क्रियाएं जैसे वीडिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मल्चिंग, इंटरकल्चर क्रियाएं होती हैं। और इंटरकल्चर इक्विपमेंट यानी आंतरिक सस्य क्रियाओं में काम आने वाले उपकरण इंटरकल्चर उपकरण कहलाते हैं। उसके बाद इंटरकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वीड कंट्रोल करना होता है, क्योंकि वीड क्रॉप में लाइट, मॉइस्चर, स्पेस यानी स्थान, प्रकाश और नमी, ठीक है, स्थान के लिए, प्रकाश के लिए, नमी के लिए, पोषक तत्वों के लिए प्रतियोगिता करते हैं। ये फसल के साथ प्रतियोगिता करते हैं। तो आप लिख सकते हो इंटरकल्चर वीड कंट्रोल के लिए किया जाता है, क्योंकि वीड फसल के साथ प्रतियोगिता करते हैं। जैसे लाइट के लिए प्रतियोगिता, स्थान के लिए प्रतियोगिता, पानी के लिए प्रतियोगिता, पोषक तत्वों के लिए प्रतियोगिता आदि शामिल है। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो नोट करने वाली है, क्वेश्चन आ जाता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलो वीड ग्रोथ इंक्रीज होती है तब तो फसल की 1 किलो क्रॉप ग्रोथ कम हो जाती है। जो फसल की ग्रोथ होती है वो 1 किलोग्राम कम हो जाती है अगर 1 किलोग्राम वीड की ग्रोथ अधिक होगी। 2 किलोग्राम होगी तो 2 किलोग्राम फसल की ग्रोथ कम हो जाएगी। 3 है तो उनकी 3 कम हो जाएगी। वीड की 4 बढ़ी है तो फसल की 4 कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल समांतर चल रही है बात। उसके बाद वीड कंपटीशन से फसल की उपज में लगभग 10 से 90% नुकसान होता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। वीड कंपटीशन होता है फसल के साथ। मैंने बताया था 4 चीज़ें जो मुख्य हैं उनके लिए होता है। तो उन चारों को अगर हम जोड़ के औसत निकालें तो 10 से 90% अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार से कंपटीशन होकर नुकसान होता है। उसके बाद है इंटरकल्चर ऑपरेशन ड्यूरिंग सोविंग एंड प्लांटिंग के लिए। तो यहाँ पे इंटरकल्चर ऑपरेशन ड्यूरिंग सोविंग एंड प्लांटिंग के लिए बात हो रही है। तो देखो, यहाँ पे सोविंग और प्लांटिंग के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लांटिंग की जो विधियाँ होगा उनका अध्ययन करेंगे। तो ये पहली भी है DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, DSR का फुल फॉर्म बताओ। तो डायरेक्ट सीडेड राइस इसकी फुल फॉर्म है। मजदूर, इस देखो इसके लाभ जो है, मजदूर कम लगेंगी, महंगी है, जल संसाधन की कमी आदि इन समस्याओं से बचने के लिए DSR विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में खरपतवार अधिक पनपते हैं तथा उन्हें समय रहते नष्ट करना अति आवश्यक है। DSR विधि क्या होता है? डायरेक्ट सीडर राइस है। उसके अंदर गिली और सूखी भूमियों का उपयोग करके धान के बीजों को छिड़काव करके या मशीनों द्वारा बीज दिया जाता है और बाद में पानी लगाया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है? फसल के साथ साथ ही खरपतवार पनप आते हैं। तो इन खरपतवार जो पनपते हैं उनको समय रहते नष्ट करना अति आवश्यक है, अन्यथा पैदावार में कमी कर देते हैं। इंटरकल्चर टेक्निक के अंदर कल्चर जो प्रैक्टिस हैं, फिजिकल प्रैक्टिस हैं, वो शामिल है। उसके बाद नंबर 2 पे पहली विधि DSR, नंबर 2 पे बासी या बुशनिंग मेथड भी बोल देते हैं, BASI, बासी राइस मेथड। बुशनिंग विधि भी DSR विधि की तरह ही होती है। ये केवल लो लैंड क्षेत्रों में जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के लिए अपनाई जाती है। यानी कि जो बाढ़ वाले या जहाँ पे पानी खड़ा रहता है बहुत समय तक,
तो उन भूमियों में ये बस्सी और बुशनिंग विधि अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो नियंत्रण करना है तो लकड़ी के हल या लोहे की जंजीर द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। खड़ी फसल के अंदर दो साइडों से जंजीर को खींचा जाता है, जिससे छोटे छोटे जो खरपतवार होते हैं जंजीरों के साथ अड़कर खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और यह विधि 30 से 40 दिन डे आफ्टर सोविंग पर अपनाई जाती है। जो बस्सी है, बुशनिंग भी है, खरपतवार नियंत्रण की विधि, ये 30 से 40 दिन बाद अपनाई जाती है बुआई की। उसके बाद है मैनुअल वीडिंग और फिर है मैकेनिकल वीडिंग। मैनुअल वीडिंग क्या होता है, हाथ से चलने वाले जितने भी छोटे यंत्र हैं उनको उपयोग करके खरपतवारों को जड़ से उखाड़ना। और इस विधि में खरपतवार उखाड़ने के साथ साथ भूमि में O2 की सप्लाई भी हो जाती है। O2 की सप्लाई कैसे होती है, देखो जैसे हमने खरपतवार उखाड़े तो वहाँ से क्या होता है, मिट्टी जो पलट जाती है, पलटने के बाद उसके अंदर बाहर जो हवा वायु होती है, हवा होती है, वो मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे क्या होता है पादपों की जो O2 की आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाती है मैनुअल वीडिंग के बाद। उसके बाद है मैकेनिकल वीडिंग। इसके अंदर क्या होता है, धान की पंक्तियों के बीच खरपतवारों को हाथ से चलाने वाले छोटे यंत्रों या पावर यंत्रों का उपयोग करके, जैसे रोटरी वीडर आदि का उपयोग करके खरपतवारों को उखाड़ना है। जब रुपाई के 15 से 20 दिन हो जाए तब इस विधि को अपनाया जाता है, रोटरी वीडर का उपयोग किया जाता है। इस विधि में भी O2 सप्लाई बढ़ती है तथा खरपतवार नियंत्रण होते हैं। रोटरी वीडर के बाद आ रही है कोनोवीडर की बात। कोनोवीडर का उपयोग SRI विधि में किया जाता है। कोनोवीडर नामक उपकरण होता है एक, जो खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए काम में लिया जाता है। रोपाई के 10 दिन बाद तथा 10 दिन के अंतराल पर दोबारा उपयोग में लाया जाता है। SRI विधि के अंदर कोनोवीडर उपयोग करना है और कोनोवीडर रोपाई के 10 दिन बाद उपयोग करना है। ध्यान रखना, कोनोवीडर रोपाई के 10 दिन बाद उपयोग करना है। और उसके बाद मिट्टी पलटने का काम भी करता है कोनोवीडर, जिससे O2 की जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। ये था आज का मुख्य टॉपिक। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न भी है इस यूनिट के, ये जैसे स्थान या स्पेस, पानी यानी मॉइस्चर और के लिए क्रॉप तथा वीड में कंपटीशन होता रहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है खालिस्तान के लिए क्रॉप तथा वीड में कंपटीशन होता है, तो आप लिख सकते हो स्थान, पानी, पोषक तत्व, है ना। तो ये चीज़। उसके बाद नंबर 2 पे है हैंड वीडिंग स्टेज है जो ट्रांसप्लांटिंग की। हैंड वीडिंग स्टेज ट्रांसप्लांटिंग राइस में 20 से 25 दिन बाद आती है। ट्रांसप्लांटिंग राइस है उसमें हैंड वीडिंग होती है, वो स्टेज 20 से 25 दिन बाद आती है। 1 किलोग्राम क्रॉप ग्रोथ डिक्रीज होती है जब 1 किलोग्राम वीड ग्रोथ इंक्रीज होती है। उसके बाद है SRI मेथड में कोनोवीडर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद रोटरी वीडर का उपयोग 15 से 20 दिन डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग पर किया जाता है। डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ये महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन हैं। ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इस यूनिट से संबंधित जितने भी कोई क्वेश्चन है या किसी प्रकार की आपको और आवश्यकता है, जो समझ ना आया हो, अपनी तरफ से कुछ बताना चाह रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर लाइक करो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अब आगे आने वाली वीडियो जो है आगे कंपटीशन एग्ज़ामों की भी डाली जाएगी, तो इसलिए आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।